अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक क्या है? वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। मतलब हम एडिशन करने जा रहे हैं वेक्टर की बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब अगर आप टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड समझना चाहें तो इसमें क्या करेंगे? मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट भी है, तो पहले हम समझते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे क्या है। दरअसल हम ऐड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें वेक्टर्स को, और ये काम हमने लास्ट लेक्चर्स में भी कुछ मेथड में किया है, जैसे हेड टू टेल रूल भी यही काम करता है, पैरेललोग्राम लॉ भी यही काम करता है, ठीक। लेकिन अब जो हम काम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का, वो कैसे होगा? वो होगा बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और हमारे सिलेबस में जो कंपोनेंट डील किए जाते हैं वो 3 हैं, और हम जो टॉपिक्स पर डील करेंगे वो करेंगे 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल AX कंपोनेंट और एक वर्टिकल AY कंपोनेंट। तो स्टूडेंट ये तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो वेक्टर के कंपोनेंट जो AX और AY हैं, इनके थ्रू हमने क्या करनी है? वेक्टर की एडिशन करनी है। तो ये यूनिक टॉपिक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो एडिशन है, ये इसकी कोई लिमिटेशन है? जैसे पैरेललोग्राम लॉ की थी, पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड करता है, 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड नहीं करता। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जो है स्टूडेंट्स, ये 2 से ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट वेक्टर्स को भी ऐड कर सकता है। जितने भी वेक्टर्स हो आप इस मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हैं इन सिमिलर वे एज हेड टू टेल रूल, जैसे कि हेड टू टेल रूल एडिशन परफॉर्म करता है। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर एडिशन तो करनी है हमें वेक्टर्स की, लेकिन उन वेक्टर्स के क्या शो होंगे हमारे पास? कंपोनेंट। तो स्टूडेंट आप दिमाग में एक बात ये रखिएगा याद, कि आप जो भी वेक्टर यहाँ पर कंसीडर करेंगे उनके आप कंपोनेंट्स को डील करेंगे, तो आप बार बार कंपोनेंट बना रहे होंगे। जो वेक्टर आएगा उसके आप कंपोनेंट फॉर्म कर देंगे। तो इस बात को तो आप दिमाग में लेके चलिएगा। अब सवाल ये, हम कितने वेक्टर ऐड करने जा रहे हैं? तो हम आसानी के लिए जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं वो आप 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम वो वेक्टर बना लेते हैं जिन वेक्टर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो अगर आप गौर करें तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, और इस डायग्राम में सिंपल सिर्फ ये शो करूंगा कि वो वेक्टर जिनको हम ऐड करेंगे वो कैसे दिखते हैं। मतलब हम जो 2 वेक्टर ऐड करने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक वेक्टर स्टूडेंट है A1, और ये थीटा फॉर्म कर रहा है विद x एक्सिस θ1। मतलब हमने एक वेक्टर लिया है जिसका नाम रखा A1, और वो एंगल फॉर्म कर रहा है विद x एक्सिस θ1। इसके साथ हम ऐड करेंगे दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर से चेंज है। देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अगर A1 एंगल कुछ ये बना रहा है, तो A2 वेक्टर कुछ एंगल थोड़ा सा ज़्यादा बना रहा है। मैं इसको भी शो करता हूं, ये एंगल है θ2। तो एंगल चेंज होने की वजह से दोनों की डायरेक्शन क्या है? चेंज है। मतलब ये पैरेलल वेक्टर नहीं है। इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है। कौन से मेथड से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। अब जैसा कि पहले का इसका नाम ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो जो भी वेक्टर हम सपोज करेंगे, कंसीडर करेंगे, उन वेक्टर्स के हम बार बार कंपोनेंट फॉर्म कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं एडिशन की तरफ। तो पहला स्टेप, अगर हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करें, क्योंकि टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से। मतलब एग्जाम में अगर सेक्शन C आप देखें तो सेक्शन C का टॉपिक है, और सेक्शन C में बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आता है। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया है स्टूडेंट? स्टेप 1 यही है, आपने 2 वेक्टर क्या कर लिए? कंसीडर कर लिए, जिनका नाम क्या रखा? A1 मेकिंग एन एंगल θ1 विद x एक्सिस, एंड A2 ऑल्सो मेकिंग एन एंगल θ2 विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो आपका पहला स्टेप यही है, आपने वो 2 वेक्टर कंसीडर कर लिए जिनको आप ऐड करने जा रहे हैं।
स्टेप 2 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में आप दोबारा एक डायग्राम बनाएंगे और ये आपकी मेन डायग्राम भी कही जा सकती है। मतलब ये जो स्टूडेंट मैं डायग्राम बना रहा हूँ और ये आपने ऐसे ही फॉलो करनी है जैसे मैं आप बोर्ड पर बना रहा हूँ स्टेप वाइज, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट देखेंगे डायग्राम को स्टूडेंट्स तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टूडेंट हमने दोबारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज कर लिया, इसमें एक ओरिजिन मौजूद है और हम इसमें डायग्राम को क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने। तो पहले दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट वेक्टर है आपके पास आप उसको इस डायग्राम में एज इट इज ड्रॉ कर लें। तो आपने इस वेक्टर a1 को ड्रॉ करा मेकिंग एन एंगल θ1 विद x एक्सिस, जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है। अब मैंने कहा था स्टूडेंट जहां पर भी आपको वेक्टर नजर आएगा उसके आप क्या फॉर्म कर देंगे, कंपोनेंट। तो आप इस वेक्टर a1 को रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट में। अगर आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना याद नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं जिसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म किए थे। और यहाँ पर भी मैं रिकॉल कर देता हूँ, दरअसल इसके कंपोनेंट बनाने का मेथड ये होता है, आप इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या तो x एक्सिस पर, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, या y एक्सिस पर, या दोनों पर किसी भी तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको दो कंपोनेंट बनते हुए नजर आएंगे, एक अलोंग x एक्सिस जिसका नाम मैं रखूंगा क्योंकि वेक्टर है a1 तो इसका नाम होगा a1x, और y एक्सिस कंपोनेंट का नाम होगा a1y। तो स्टूडेंट ये आपके दो कंपोनेंट फॉर्म हो गए। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। डायरेक्शन आपको बताने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन अंडरस्टूड है, x कंपोनेंट की डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है, y कंपोनेंट की डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस है। अगर आप इन वेक्टर्स को लिखना चाहें a1x तो दो तरीके से लिख सकते हैं आप रिजॉल्व करके। एक स्टूडेंट a1x i कैप वेक्टर फॉर्म में, और इसी तरह लिख सकते हैं a1y इज इक्वल्स टू a1y j कैप। लेकिन अगर आप इनका मैग्नीट्यूड शो करना चाहें स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो a1x है ये इस a1x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, i कैप शो कर रहा है डायरेक्शन x को। इसी तरह a1y एरो, a1y ये मैग्नीट्यूड है इस a1y का, और j शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। और अगर आप जस्ट मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले लिखने चाहें तो हम लिख सकते हैं a1x इक्वल होगा, अगर मैं लास्ट वाले टॉपिक से करूं ax इक्वल था a cos थीटा, और स्टूडेंट्स ay इक्वल था a sin थीटा। लेकिन यहाँ सिंबल चेंज है। अगर आप गौर करें तो a हमारे पास वेक्टर नहीं है बल्कि a1 है, और वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो भी θ1 है। तो दो सिंबल हमें चेंज करना पड़ेंगी, एक करना पड़ेगा a के साथ 1 और θ के साथ 1। तो जहां जहां a था मैंने 1 प्लेस कर दिया, और जहां जहां θ था स्टूडेंट वहां मैंने क्या प्लेस करा, वहां पर भी मैंने 1 प्लेस कर दिया। तो स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करा, स्टेप 2 में आपने वेक्टर लिया a1 जो फर्स्ट वेक्टर है आपका, और उसके कंपोनेंट बना दिए। क्यों? क्योंकि आपका मेथड ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला है। अब आप क्या करेंगे, अब आप वेक्टर नंबर 2 लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं इस नेक्स्ट स्टेप को थर्ड कैसे लेंगे, आप दरअसल ज्वाइन करेंगे अब इस वेक्टर a1 के साथ वेक्टर a2 विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल आप बोल सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस वेक्टर a2 को डिस्प्लेस करूं पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक, मतलब डायरेक्शन चेंज ना करूं, और इसको उठाकर इसके टेल को प्लेस कर दूं वेक्टर a1 के हेड पर, तो फिर ये ज्वाइन हो जाएगा विद द हेड टू टेल रूल। अब सवाल ये, जब मैं इसको प्लेस करूंगा यहां पर तो क्या इसकी डायरेक्शन a1 की और a2 की डायरेक्शन सेम होगी? नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया इनका एंगल चेंज है, a2 का एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है,
जब मैं प्लेस करूँगा तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ इस तरह होगा। मतलब कि ये A1 के पैरेलल नहीं होगा। अगर पैरेलल हो गया तो मतलब ये हुआ इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया कौन सा वेक्टर, A2 वेक्टर। थर्ड स्टेप में आपने क्या करा, डिस्प्लेस करा आपने वेक्टर A2 पैरेलल टू इटसेल्फ एंड ज्वाइन द टेल ऑफ द A2 विद द हेड ऑफ A1। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हमने A2 की टेल को ज्वाइन कर दिया A1 के हेड से, जो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग है। अब क्या करेंगे, A2 वेक्टर का स्टूडेंट्स हम कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और बार बार कह रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, तो जो वेक्टर दिखेगा हम उसके कंपोनेंट फॉर्म कर देंगे। तो आप इसके कंपोनेंट फॉर्म कर दें। अब सवाल ये कंपोनेंट कैसे फॉर्म हो, जैसे यहाँ तो कंपोनेंट फॉर्म हो गए थे, हमने एक हेड से लाइन ड्रॉ की थी एक्स एक्सिस पर, तो दो कंपोनेंट बने। अब यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो एक्स तो नज़र आ रहा है, तो अजीब लग रहा है कंपोनेंट कहाँ होगा, एक्स कंपोनेंट कहाँ होगा। तो आप एक काम करें, आप इमेजिनरी इसकी टेल से एक्स एक्सिस बना लें, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन बनाई मैंने स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक। चाहे तो आप इसको मार्क कर दें, चाहे ना करें, ठीक। अब आप आसानी से इसके क्या बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह आएगा, रियल एक्स एक्सिस पर भी आएगा, जो आपने इमेजिनरी लाइन बनाई उस पर भी आएगा ये। लेकिन क्योंकि आपने इमेजिनरी बनाई तो यहां पर इसका ये एंगल है θ2, जो एक्स के साथ बना रहा था एग्जैक्टली वही होगा। और इसके स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट फॉर्म हो गए, एक हुआ x के अलोंग A2x और एक हो गया y एक्सिस के अलोंग A2y। तो ये दो कंपोनेंट आप बिल्कुल जैसे आपने बनाए इसी तरह आप कहाँ शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर। अगर मैं इन कंपोनेंट्स को शो करूं तो A2x को मैं कैसे लिख सकता हूं, A2x i कैप। इसी तरह A2y को कैसे लिख सकता हूं, A2y j कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। लेकिन अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले फॉर्म करूं तो कैसे होंगे, तो स्टूडेंट अगर इसका मैग्नीट्यूड A2x है तो फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलरली यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ सिंबल्स चेंज हो जाएंगी स्टूडेंट्स। मतलब जो मैं फॉर्मूले यहां लिख रहा हूं वो यही फॉर्मूले हैं। यहां वेक्टर था 1, यहां वेक्टर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास A2 cos θ2 और इसी तरह A2y हो जाएगा A2 sin θ2। तो ये आपने दूसरे वेक्टर के भी क्या बना लिए, कंपोनेंट फॉर्म कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इन दोनों वेक्टर्स को ही डील कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये दोनों वेक्टर नहीं है। हमारा जो असल टारगेट है वो तो है इन दोनों का सम, मतलब A1 और A2 सम होकर एक वेक्टर जनरेट करेंगे। वो अभी तक हमें नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक हम इनको सिर्फ ऐड ही कर रहे हैं। हमने वेक्टर A1 ड्रॉ करा, कंपोनेंट बनाए, ज्वाइन करा, फिर उसके कंपोनेंट बनाए। अब जब ज्वाइन कर दिया तो उसी हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड लेफ्ट करता है एंड में, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये जो ज्वाइन होकर वेक्टर बनेगा स्टूडेंट्स, ये वेक्टर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो मैं इसको अलग एक मार्कर से ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये वेक्टर स्टूडेंट आपके पास बना वेक्टर A। अब वेक्टर A क्या है, वेक्टर A है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A1 एंड A2 अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब मैंने कहा था कि जैसे ही आप कोई भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसके कंपोनेंट बना लेंगे, तो इसके भी हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, कंपोनेंट बनाएंगे। मतलब स्टेप 4 में आपने रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म किया और अब हम बनाने जा रहे हैं उसके कंपोनेंट। अगर आप इसके कंपोनेंट ड्रॉ करें तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये इसका हेड
और इसके हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पर आएगा। अब मैं नेमिंग कर रहा हूं, इसकी नेमिंग कैसे कर रहा हूं, ओ पी, और इस पॉइंट को स्टूडेंट कह रहा हूं क्यू। और अगर आप गौर करें, अगर ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ यहां, तो इसकी टेल से जो परपेंडिकुलर तक का कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा ए एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह इसके हेड से जो परपेंडिकुलर तक का कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा ए वाई या वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ये कंपोनेंट भी आपने फॉर्म कर लिए, लेकिन यहां रुककर मैं थोड़ी सी और जो मुझे चीज़ें डायग्राम में नज़र आ रही हैं मैं उनको पहले मार्क करता हूं। जैसे आपको स्टूडेंट डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं इस रेक्टेंगल को, अगर आप देख सकते हैं। हम जानते हैं इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर ये वाला कंपोनेंट a2x है तो फिर ये कंपोनेंट भी क्या होगा, a2x होगा, अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, तो ये हो गया a2x। इसी तरह अगर ये वाला कंपोनेंट a1y है तो फिर ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, a1y होगा। ठीक, अब अगर आप और गौर करें डायग्राम में तो आप ये देख सकते हैं जो ax कंपोनेंट आया, गौर से देखिए स्टूडेंट, ये ax कंपोनेंट अब दो हिस्सों में टूट गया। एक, अगर मैं यहां पर मार्क करूं इस पॉइंट को, जैसे O से इस पॉइंट तक यहां तक स्टूडेंट्स, तो ये है a1x, और यहां से यहां तक ये है a2x। तो आप ये बोल सकते हैं ये जो ax है ये सम है किसका, a1x प्लस a2x। मतलब अगर आपको ये ax कंपोनेंट चाहिए तो a1x और a2x को सम करेंगे तो ये ax कंपोनेंट आएगा। इसी तरह अगर आप y कंपोनेंट को देखें, ay को, तो ये a1y इतना पोर्शन प्लस a2y इतना पोर्शन, अगर आप ऐड करेंगे तो ये टोटल क्या बनेगा आपके पास, a1y प्लस a2y। तो स्टूडेंट्स आप इसको सम करेंगे तो आपके पास ये कंपोनेंट बनेंगे, मतलब ax कंपोनेंट होगा a1x प्लस a2x। स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ax लिखना चाह रहे हैं तो आप i और j की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a1x i कैप प्लस a2x i कैप, और अगर i कैप कॉमन ले लिया जाए तो ax इक्वल आएगा a1x प्लस a2x, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स i कैप। सिमिलर वे में जैसे ay मैंने लिखा a1y, तो आप यहां बता सकते हैं कि ay इक्वल है स्टूडेंट्स a1y प्लस a2y। एक मेथड ये भी हो सकता है। और अगर आप y को j की फॉर्म में लिखें तो j की फॉर्म में क्या हो सकता है स्टूडेंट, ay इज इक्वल्स टू a1y j कैप प्लस a2y j कैप, और अगर आप कॉमन कर दें, मतलब कि अगर आप यहां से j कैप को कॉमन कर दें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a1y प्लस a2y, और j कैप आपने कॉमन कर दिया। तो स्टूडेंट इस स्टेप में आपने क्या करा, इस फोर्थ स्टेप में आपने जो वेक्टर a रिजल्ट था उसके कंपोनेंट फॉर्म कर लिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक इस लेक्चर को हम लेफ्ट करेंगे और इस टॉपिक को, ये ख़त्म नहीं हुआ, इस टॉपिक को हम यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।